हेलो एवरीवन। कल की क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था अष्ट स्थान परीक्षा, जिसमें हमने सबसे पहली परीक्षा नाड़ी परीक्षा पढ़ ली। उसके बाद सेकंड है मूत्र परीक्षा। इसको पढ़ते हैं कि पहले के आचार्य हैं वो यूरिन टेस्ट कैसे किया करते थे, पहले कैसे यूरिन टेस्ट के थ्रू किसी भी डिजीज या दोष का पता लगाया जाता था। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूरिन टेस्ट जब भी करना होता था तो पहले यूरिन का कलेक्शन कैसे करते थे, यानी कि जो भी पेशेंट है उसका जो यूरिन है वो कैसे लेके कैसे रखा जाता था, किस कंटेनर में रखा जाता, वो सारी बात करेंगे इसके बारे में। तो है मूत्र परीक्षा विधि। तो रात्रि के अंतिम प्रहर यानी कि सूर्योदय से थोड़ा पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त की बात हो रही है। रात्रि के अंतिम प्रहर में 4 घड़ी शेष रह जाए, यही लाइन आती है ब्रह्म मुहूर्त के लिए। जब सुबह जागना होता है उसके लिए आचार्य बागभट्ट और आचार्य चरक इसी लाइन का यूज करते हैं। तो रात्रि के अंतिम प्रहर में 4 घड़ी रात्रि शेष रहे, यानी कि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे के आसपास की बात हो रही है। तब क्या करना चाहिए, तब वैद्य रोगी को उठाकर, अब पेशेंट रोगी के पास ही रहेगा, अगर वो सीरियस कंडीशन में एडमिट कर लेगा वो उसे, तो वैद्य है वो रोगी को उठाकर उसको क्या बोलना है कि आप यूरिन जाइए और उसका कलेक्शन करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। जो यूरिन है उसको कांच के पात्र में रखें। सबसे पहली बात तो, क्योंकि उससे कांच के पात्र में रखने से एक तो सब क्लियर पता चलेगा, इसका कलर कैसा है, पेल है, कैसा आ रहा है, टर्बिडिटी क्या है, ये सारा चीज उसके अंदर पता चलेगा। तो मूत्र को कांच के पात्र में रखें तथा इम्पोर्टेंट, सदैव सूर्योदय होने पर ही परीक्षा करें। पहले तो इतनी लाइट वाइट सब कुछ होता नहीं था, तो क्या है सब कुछ सनलाइट के अंदर ही परीक्षा की जाती थी, क्यों सनलाइट में सारी चीजें क्लियर दिखाई देंगी। अगर रात में ही आप उनका परीक्षण करने बैठ गए लैंप से, दिए की उससे, ज्वाला से, तो फिर कुछ क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो हमेशा पहले के लिए लिखा गया है, अब तो कभी भी कर सकते हैं। तो सदैव सूर्योदय होने पर ही परीक्षा करें। फिर उसके बाद है फिर अगली लाइन है कि जब भी उसका कलेक्शन करते हैं तो जैसे ही पेशेंट यूरिन जाएगा तो सबसे पहले जो यूरिन जाएगा उसको कलेक्ट नहीं करना है। मूत्र की पहली धार को न रखें, जबकि मध्यम धार मूत्र का संग्रहण करना चाहिए, यानी कि जैसे ही वो पहली बार यूरिन जाएगा, उस रात को सो चुका है, सो के जब भी वो उठेगा तो उठते ही हम उसको बोलेंगे कि यूरिन जाना है। तो यूरिन जाएगा तो जो पहले पहले जाएगा उसका कलेक्शन नहीं करना है, थोड़ी देर बाद यानी कि मध्यम अवस्था में मध्यम धार मूत्र का संग्रहण उसका करना चाहिए। फिर है, हम उसके यूरिन को देख के दोष का पता कैसे कर सकते हैं कि अगर यूरिन है वो फेन युक्त आ रहा है तो यानी कि जो रोगी है उसके अंदर वात प्रकोप हुआ है। तो वात प्रकोप से रोगी का मूत्र कैसा आएगा, फेन युक्त आएगा। पित्त प्रकोप से कैसा आएगा, रक्त वर्ण का आएगा, हारिद्र वर्ण का आएगा। जो भी मैंने आपको कई बार बताया पित्त के मल्टी कलर होते हैं, तो हारिद्र वर्ण भी आ सकता है, रक्त वर्ण भी आ सकता है, पीत भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। और कफ के कारण कैसा आएगा, पांडु वर्ण का आएगा। तो ये रोग के अनुसार यूरिन को देख के हम उसके अंदर दोष प्रकोप का भी ज्ञान कर सकते हैं। फिर है इसकी परीक्षा विधि। कल यहाँ तक तो क्या किया हमने, उसका कलेक्शन किया। यहाँ यहाँ तक तो हमें उसको कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट किया। फिर उसके बाद है, कलेक्ट तो कर लिया, अब उसका टेस्ट कैसे करेंगे। अब टेस्ट करते हैं तो ये विधि याद रखिएगा, ये नाम से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेल बिंदु परीक्षा विधि। ऐसे 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं तेल बिंदु परीक्षा विधि किसके लिए की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए यूरिन के लिए की जाती है। या फिर इसका बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर आ सकता है कि तेल बिंदु परीक्षा विधि का वर्णन कीजिए, तो आपको वहां ये पूरा लिख के आना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। वैद्य को रोगी के मूत्र की विधिवत परीक्षा करनी चाहिए। अब तेल बिंदु विधि, यानी कि इसके अंदर तेल बिंदु नाम से क्लियर है, इसके अंदर ऑयल का यूज होगा। अब ऑयल का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यूरिन तो रखा हुआ है कांच के कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो मूत्र पर तेल, अब कोई भी तृण, कोई भी तिनका लेना है हमें, कोई भी तिनका, कोई भी टुकड़ा लेना है, उस पर हमें ऑयल लेना है, उस तिनके से ऑयल लेकर के यूरिन के अंदर डालना है। ध्यान से सुनिए, हमको ऑयल की ड्रॉप किस पर लेनी है, तृण पर, तिनके पर, कोई भी तिनका घास फूस का, उस पर ऑयल की ड्रॉप लेके यूरिन के अंदर डालनी है। तो मूत्र पर तेल तृण से उठाकर बिंदु करके, अर्थात तेल बिंदु, तेल की बूंद डालें।
यूरिन में क्या डालना है, ऑयल की ड्रॉप डालनी है। किसके सहारे से? तृण के सहारे से। तृण से ऑयल को उठाकर और बूंद करके उसमें टपकाना है। अब क्या होगा, अगर मान लो वो जो ऑयल है वो यूरिन के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, यानी कि वह अत्यंत लघु होने से यदि मूत्र पर शीघ्र फैल जाए, यानी कि उस पर पूरी जो सतह है, अब तेल उसमें डिजॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन वो पूरी सतह पर अगर फैल चुका है तो रोगी साध्य है। यानी कि अब इस परीक्षा के विधि का महत्व क्या है, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो तेल बिंदु परीक्षा विधि कर रहे हैं हम, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पहली बात तो हमें पता चलता है कि वो पेशेंट है वो साध्य है या असाध्य है, यानी कि साध्य असाध्यता ज्ञान में इसका महत्व है। तो अगर वो जो ऑयल ड्रॉप है वो पूरी सरफेस पे फैल गई है तो रोगी कैसा होगा? साध्य होगा। और फैले नहीं, कहीं एक जगह ही जाके रुक जाए, ठीक है? जैसे ऑयल रुक जाता है पानी में, जब भी आप ऑयल डालते हो तो क्या है, कई बार तो वो पूरे पे स्प्रेड हो सकता है, लेकिन कई जगह वो एक ही जगह जाके, वो ऑयल की ड्रॉप है वो एक ही जगह जाके कहीं रुक गई, एक ही जगह जाके अटक गई, तो वो रोगी कैसा होगा? कृश साध्य होगा। ये हम देख के आइडिया लगाते हैं, ठीक है? फिर तथा यदि मूत्र तल में, या फिर क्या हुआ, वो जो ऑयल ड्रॉप है वो कंटेनर में नीचे जाके बैठ गई, तो फिर पेशेंट को हमें असाध्य समझना है। तो सबसे पहली बात, इसका महत्व किस लिए है? उसकी साध्य साध्यता को ज्ञान करने में। साध्य कब होगा? जब वो फैल जाएगी। अगर नहीं फैले तो क्रश साध्य है, और नीचे जाके तले में बैठ गई तो फिर क्या होगी? असाध्य होगा पेशेंट। फिर है रोगी के परीक्षा के लिए रखे मूत्र में। अब देखो इसकी गति बताइए कि जो तेल बिंदु है गति किस डायरेक्शन में करेगा, उस अकॉर्डिंग भी हमें साध्य साध्यता का ज्ञान हो जाएगा कि पेशेंट ठीक होगा या मर जाएगा या उसको कोई और रोग हो जाएगा, उसका पता चलेगा। कैसे? रोगी के परीक्षा के लिए रखे मूत्र में जो तेल बिंदु हमने डाला है, अगर वो पूर्व की ओर गमन करता है तो हमें क्या समझना चाहिए? कि रोगी शीघ्र नष्ट होगा। समझना चाहिए कि रोगी शीघ्र नष्ट होगा और रोगी शीघ्र स्वस्थ होगा। दोनों बातें बताई हैं इन्होंने। कि अगर वो पूर्व की ओर जा रहा है तो ये भी हो सकता है, सॉरी, तो रोग तो शीघ्र नष्ट हो जाएगा, और रोग नष्ट हो जाएगा तो रोगी स्वस्थ हो जाएगा। तो अगर डायरेक्शन बता दी, अगर ईस्ट की तरफ वो मूव कर रहा है तेल बिंदु, तो रोगी स्वस्थ हो जाएगा क्योंकि उसका रोग नष्ट हो जाएगा। फिर बताया है कि यदि तेल बिंदु दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है, साउथ की तरफ मूव करता है, तो पहले क्या होगा? उस पेशेंट को ज्वर आएगा। ज्वर के बाद वो रोगी कैसा हो जाएगा? वो रोग उसका नष्ट हो जाएगा। जिस भी रोग से वो ग्रसित है, पहले क्या होगा? अगर वो दक्षिण की तरफ मूव कर रहा है तो पहले उसको ज्वर आएगा, ज्वर आने के बाद उसका रोग नष्ट हो जाएगा और रोगी स्वस्थ हो जाएगा। तो 2 डायरेक्शन आपको याद रखनी है, इनमें तो वो ठीक हो ही जाएगा। पूर्व में तो एकदम ठीक हो जाएगा, और दक्षिण में क्या होगा? ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसको ज्वर आएगा, उसके बाद वो ठीक होगा। फिर है उसके बाद कि अगर उत्तर की तरफ जा रहा है तेल बिंदु तो भी रोगी ठीक हो जाएगा। तो उत्तर और पूर्व से तो एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन दक्षिण की ओर जा रहा है तो ज्वर आके ठीक होगा। फिर उसके बाद है यदि तेल बिंदु, कोण भी आपने ये पढ़ा होगा मेटा के अंदर, जो अपनी 10 दिशाएं होती हैं उनमें कोण होते हैं। तो अगर ईशान कोण की तरफ वो मूव कर रहा है तो क्या है? काल बता दिया। जैसे अरिष्ट बताते हैं, अरिष्ट आपने पढ़ा है 1 मास का होता है, 6 महीने का होता है, 15 दिन का होता है, 1 साल का होता है। ऐसे ही इसमें भी बता दिया है कि अगर जो तेल बिंदु है वो ईशान कोण की तरफ मूव कर रहा है तो 1 महीने के अंदर ही रोगी की मृत्यु हो जाएगी। फिर है अगर वायव्य कोण की ओर मूव कर रहा है तो कोण की तरफ तो कहीं भी जाए रोगी को मरना ही है। केवल 3 ही दिशा बताई हैं जिनमें वो ठीक हो सकता है, पूरब, उत्तर और दक्षिण। ठीक है? अगर वायव्य कोण की ओर मूव कर रहा है तो भले ही आप उसको अमृत पान करा दो, संजीवनी बूटी खिला दो, कुछ भी कर दो, रोगी जिंदा नहीं रह सकता, उसका मरना निश्चित है। तो ये आपको बस ऐसे कि अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको मैटर लिखने के लिए इतना ये सब पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है इसकी आकृति, कि जो तेल बिंदु हम यूरिन पर डालते हैं, यूरिन में डालते हैं, वो कैसी आकृति बनाए, क्योंकि तेल है, वो डिज़ोल्व तो होगा नहीं, वो कोई भी शेप ले सकता है। तो उस शेप के आधार पर भी हम साध्य साध्यता का ज्ञान करते हैं। अब पहले
पहले यही तरीके थे ज्ञान करने के, अब तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएँ हैं, अब हम हर तरह का ज्ञान कर सकते हैं। अब तो क्या है, सीधा हम रूटीन यूरिन का रूटीन टेस्ट करवाते हैं, ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो माइक्रोस्कोपिक कल्चरल करवाते हैं, ये सारे टेस्ट करवाते हैं। अब ये सब करवा के थोड़ी देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो इसी तरीके से ज्ञान किया जाता था। तो साध्य रोगों में उसकी आकृति कैसी होगी और असाध्य रोगों में उसकी आकृति कैसी होगी, ये देखते हैं। तो साध्य रोगों में तेल बिंदु की आकृति कैसी होगी? हंस, वो यूरिन पर गिरेगा तो हंस की आकृति का भी हो सकता है, कमल की आकृति की भी हो सकता है, तालाब जैसे फैल जाता है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे आपने देखा था कि अगर वो पूरी सतह पर फैल जाता है तो रोगी साध्य हो जाएगा, ये लाइन थी। तो तालाब भी कैसी होती है? तालाब में पानी सभी तरफ होता है, चारों तरफ। ऐसे ही अगर तेल बिंदु सभी तरफ बिखर जाए तो भी वो रोग कैसा होगा? साध्य होगा। तो तेल बिंदु की आकृति कैसी-कैसी? हंस, कमल, तालाब आदि तेल बिंदु की आकृति दिखने पर रोगी आरोग्य को प्राप्त होता है। इधर असाध्य रोगों में क्या बता दिया? कूर्म, कूर्म बोलते हैं कछुए को। लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है, कूर्म बोलते हैं कछुआ। कछुए की पीठ को, जो खुरदरी जैसी पीठ होती है, उसको कूर्म बोला जाता है। कूर्म या मधुमक्खी के छत्ते के समान, यानी कि ड्रॉप 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 ऐसे फैल गया है छत्ते के समान। और शिरोहीन, कैसा? मनुष्य जैसी आकृति बना ले वो तेल, यूरिन की सरफेस पर वो ऑयल जो गिराया है हमने, वो मनुष्य जैसी आकृति बनाने, लेकिन उसके अंदर सिर नहीं होना चाहिए। तो सिरोहीन मनुष्य की आकृति दिखाई देने पर रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो अगर जो ऑयल की ड्रॉप हमने डाली है वो कूर्म की आकृति की, मधुमक्खी के छत्ते के समान और सिरोहीन मनुष्य की आकृति के समान हो जाती है, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर दोष के आधार पर बताया है कि दोष के, जैसे वात दोष से ग्रसित होगा तो मूत्र पर तेल बिंदु का आकार कैसा होगा? सर्वाकार होगा। पित्त दोष से ग्रसित होगा तो छत्राकार आकार होगा। और कफ दोष से ग्रसित होगा तो जो मुक्ता और मोती का जो आकार होता है उसके जैसा इसका आकार होगा। यानी कि वात तो कैसी होती है? विषम होती है, तो वो कोई भी आकार ले सकती है, तो वो होगा सर्वाकार। पित्त दोष वाला छत्राकार होगा। और कफ दोष से जो व्यक्ति ग्रसित हुआ उसके यूरिन पर अगर हम तेल की ड्रॉप डालेंगे तो वहां वो ऑयल की ड्रॉप कैसा आकार ले लेगी? मुक्ता मोती जो ऐसे होते हैं इनका आकार ले लेगी। तो ये सब आपको मैटर 5 नंबर में लिखने के लिए इतना सब है। बाकी ऐसे कोई अभी इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बची नहीं है, आचार्यों ने पहले वर्णन किया, इसीलिए हम अब पढ़ते हैं। तो इतना काफ़ी होता है, 5 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा अगर अलग से पूछा तो। अगर अष्ट स्थान का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो 10 नंबर के अंदर आएगा। लेकिन अगर केवल और केवल तेल बिंदु परीक्षा पूछी गई तो 5 नंबर में आएगी। तो यहाँ से लेके और लास्ट तक ये काफ़ी है। फिर उसके बाद है मल परीक्षा, 3rd नंबर पॉइंट। तो मल की परीक्षा कैसे करते हैं? दोष के आधार पर मल की परीक्षा। तो योग रत्नाकर ने मल की परीक्षा में क्या बताया है कि अगर वात कोप से, अगर व्यक्ति के अंदर वात दोष प्रकोपित हो रखा है तो उसका मल कैसा होगा? गाढ़ा और सूखा, क्योंकि वायु अपने रुक्ष गुण के कारण जो मल का जलीयांश भाग है उसको सुखा देगी। तभी तो इनको कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। कॉन्स्टिपेशन, अब मल सूख जाएगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद है पित्त प्रकोप। अगर व्यक्ति के अंदर पित्त का प्रकोप हो रखा है तो यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि उसके अंदर कहीं न कहीं रंजक पित्त भी बढ़ा होगा, और रंजक पित्त ही काम करता है रंजन का। तो पीलापन, बहुत ज़्यादा पीलापन लिए उसका मल आएगा। फिर है कफ। कफ की अधिकता होने पर मल कैसा आएगा? श्वेत वर्ण का आएगा। तो जो जिस दोष का कलर है वैसे ही आपको लिख देना है। अब त्रिदोष है तो किसी के भी हिसाब से कलर आ सकता है। बंधा हुआ वायु की वजह से बोल दिया, काला पीला पित्त की वजह से बोल दिया। और अगर आम दोष से युक्त है तो मल कैसा आएगा? कफ के समान श्वेत वर्ण का और पिच्छिल चिपचिपा ऐसा मल उसको आएगा। तो ये होती है मल की परीक्षा। फिर उसके बाद है, अभी ये तो हम दोष के आधार पर पहचान सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा आम मल और निराम मल। यानी कि आम युक्त मल और निराम मल की परीक्षा कैसे करते हैं, ये आपके पैथोलॉजी सेकंड में भी जब डिजीज पढ़ाऊंगी वहां भी 1-2 जगह आएगा। तो यहाँ भी सुन लीजिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये मल आम युक्त है या बिना आम के है। तो
उसके लिए परीक्षा बता दी है कि जो आम युक्त मल होगा वो कैसा होगा, अत्यंत दुर्गंधित, बहुत ज्यादा दुर्गंध आएगी। जो आम के स्वरूप, जैसे आपको मैंने माधव निदान का एक कोटेशन बताया था, अपक्वम अपिक्षलम, ऐसे करके कोटेशन था, सेम वही चीजें लिखनी होती हैं इसमें। अत्यंत दुर्गंध युक्त, चिकना मल, क्योंकि आम कैसा होगा, कफ के गुण वाला होता है, तो चिकना मल आएगा उसको। और कफ कैसा होता है, भारी होता है, भारी होता है तो कोई भी चीज, जैसे कफ है या कोई भी भारी चीज है, उसको हम पानी में डालते हैं तो वो डूब जाएगी। तो ऐसे ही ये आम के कारण मल बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, तो इसको जल में डालने पर ये डूब जाता है। सबसे ज्यादा परीक्षा इसी के द्वारा की जाती है। आम और निरामल की डिफरेंस या परीक्षा हम जल में डुबो कर ही करते हैं। तो जो आम युक्त मल होता है वो जल में डूब जाता है और निराम मल जल की सतह पर तैरता रहता है। ऐसे इसकी परीक्षा की जाती है। फिर है निराम मल। अब मल है तो दुर्गंध तो होगी, मल है तो दुर्गंध तो होगी, लेकिन वर्ड याद रखना है, अत्यंत दुर्गंध। अत्यंत दुर्गंध आम के अंदर आएगी, निराम में देखिए अत्यंत दुर्गंधित ना हो, बहुत ज्यादा दुर्गंधित ना हो, स्वाभाविक उसकी गंध या दुर्गंध होनी चाहिए। यानी कि मल है तो दुर्गंध तो होगी, लेकिन अत्यंत दुर्गंध युक्त है तो वो आम है, और स्वाभाविक है तो वो निराम है। जल में डालने पर तैरता रहेगा तो भी निराम है। तो मेन जो परीक्षण है वो जल में डाल के ही उसका किया जाता है। लेकिन अपवाद भी होता है। अपवाद किस आधार पर? अपवाद है कि जैसे जो आम मल है वो अगर बहुत ज्यादा पतला आ रहा है, जैसे प्रवाहिका या प्रवाहिका के अंदर देखा जाता है, आम मल है वो पतला होके आता है, तो उसके अंदर क्या है, वो जल पर ही तैरता रहेगा। अगर पतला है यानी कि बंधा हुआ नहीं है, भारी नहीं है, तो वो डूबेगा कैसे, है तो लेकिन आम युक्त। तो यहाँ अपवाद स्वरूप बताया है कि अगर आम युक्त मल अगर पतला हुआ तो वो जल की सतह पर तैरता रहेगा, लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ के आए हैं कि आम युक्त मल जल में डूब जाता है, इसीलिए अपवाद में आ रहा है। और निराम मल गुरु होने से जल में डूब जाता है। ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति ने डाइट कैसी ली है, डाइट के आधार पर भी मल डिपेंड करता है। अगर वो डाइट लघु लेता है तो मल भी लघु होगा, और डाइट गुरु लेता है तो मल भी गुरु होगा। तो निराम मल भी गुरु हो सकता है, और अगर वो बहुत ज्यादा गुरु हुआ तो वो भी जल में डूब जाएगा। तो इस आधार पर मल की परीक्षा कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है जिव्या परीक्षा, उसकी जीव को देख के। ये 8 पॉइंट जो बताए थे 8 स्थान परीक्षा में, फोर्थ पॉइंट आता है जिव्या। तो जिस व्यक्ति के अंदर वात प्रकोप हो रखा है उसकी जिव्या कैसी होगी, शीत होगी, और स्पर्श करेंगे तो रुक्ष होगी, फटी हुई जिव्या होगी। तो स्पर्श में शीत होगी, रुक्ष होगी और फटी हुई होगी। वायु की वजह से आप लिख सकते हो इजीली, इसमें ऐसा कोई कुछ रटने वाला नहीं है, आप अपनी समझ से लिख सकते हो। पित्त प्रकोप से उसकी जिह्वा का कलर कैसा देखने को मिलेगा, लाल, काली, पीली, किसी भी तरह की मिल सकती है, हरी भी मिल सकती है, किसी भी तरह की और भी ऐड कर सकते हो आप। कफ की वजह से कैसी मिलेगी, श्वेत और अत्यंत पिच्छल, यानी कि उसकी जिह्वा पर हमेशा ऐसी चिपचिपी फील होगी, हमेशा उसकी जिह्वा पर कफ जमा हुआ फील होगा। फिर उसके बाद है त्रिदोष। त्रिदोष से तो तीनों दोष युक्त हो सकती है, तो कृष्ण हो सकती है, कंटक युक्त हो सकती है, और शुष्क रह सकती है। अगर वात की अधिकता है तो जिह्वा शुष्क भी रह सकती है। फिर उसके बाद है शब्द की परीक्षा, फिफ्थ पॉइंट। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कफ का प्रकोप हो रखा है तो उसकी आवाज कैसी आएगी, भारी आएगी। बोलेगा तो उसकी वॉइस कैसी होगी, बहुत ज्यादा भारी होगी। तो उसका स्वर कैसा होगा, गुरु होगा। पित्त प्रकोप से स्वर कैसा आएगा, स्फुट आएगा, यानी कि रुक रुक के बोलेगा। तो रुक रुक के वात पित्त दोनों वाले ही बोलते हैं। फटी टूटी सी आवाज में जो व्यक्ति बात करता है वो वात के द्वारा भी हो सकता है, पित्त के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन मेन जो होगा वो पित्त के द्वारा, स्फुट स्वर पित्त के द्वारा। और वायु के अंदर तो हमें किसी भी तरह का स्वर मिल सकता है, केवल स्वर गुरु गुरु स्वर को छोड़ करके कोई भी मिल सकता है। जैसे बात के अंदर क्या लिखा है, दोनों लक्षणों से रहित, कि उसके अंदर स्वर गुरु भी नहीं मिलेगा, स्फुट भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा स्वर भेद, स्वर क्षय, यानी कि एक तो धीमे धीमे बोलेगा, इतना धीमे बोलेगा कि आपको सुनाई नहीं दे रहा। एक स्वर भेद जिसके अंदर क्या है, एक कोई भी लाइन बोलनी है, जैसे कफ बोलना है तो क तो अब बोलेगा, कफ बोलेगा कुछ सेकंड बाद, यानी कि एक साथ मिला के वर्ड को नहीं बोल पाएगा। तो वायु में स्वर भेद और स्वर क्षय आप लिख लीजिएगा, ये मिलेंगे। स्वर स्फुट कहाँ मिलेगा, पित्त के अंदर, और स्वर गुरु कहाँ मिलेगा, कफ के अंदर। फिर है स्पर्श परीक्षा। तो वात रोग में नो डाउट वायु का स्पर्श,
शीत होता है। पित्त का स्पर्श हमेशा उष्ण होगा, क्योंकि पित्त के गुण में ही आता है उष्ण। और कफ का स्पर्श शीत तो होगा ही होगा, हो भी सकता है क्योंकि कफ का गुण शीत होता है। लेकिन कफ कैसा स्वभाव वाला होता है? पिच्छल होता है, आर्द्र होता है। आपने एक गुण पढ़ा होगा, कफ के अंदर होता है स्थैमित्य। स्थैमित्य के का मतलब अगर आप लोग जानते हो तो स्थैमित्य का मतलब होता है कि ऐसे फील होना कि शरीर पर किसी ने गीला कपड़ा रख दिया है। अगर कफ की अधिकता है किसी के शरीर में, तो उसको हमेशा उसकी बॉडी गीली फील होती रहेगी। उसका कारण भी है कि कफ अधिक तो मेद अधिक तो स्वेद अधिक, और स्वेद अधिक तो बॉडी हमेशा आर्द्र फील होगी। इसका मेन लॉजिक तो यही है। तो कफ की अधिकता होगी तो हम उसको, पेशेंट को स्पर्श करके देखेंगे तो उसकी बॉडी हमें आर्द्र दिखेगी। तो आर्द्र से अब कफ और वायु दोनों ही शीत हो सकते हैं, लेकिन मैं डिफरेंस कैसे करेंगे कि शीत स्पर्श है, लेकिन इसके साथ साथ अपन को उसका जो स्किन है वो कैसी मिलेगी? रुक्ष मिलेगी, कठोर मिलेगी, परुष मिलेगी। और यहाँ कफ के साथ साथ उसकी स्किन शीत तो मिलेगी लेकिन आर्द्र भी मिलेगी। इस तरीके से हम उसके रोग का पता करेंगे। फिर उसके बाद है 7 नंबर, दृक परीक्षा। आँखों की परीक्षा कैसे करेंगे? तो अगर वात रोग से कोई भी व्यक्ति कुपित है तो उसकी आँखें कैसी रहेंगी? रुक्ष रहेंगी, और धूम्रवर्ण की, विकराल और चंचल नेत्र, यानी कि एक जगह नहीं टिकेंगी। हम उसको बोलेंगे कि आपको लगातार इसी चीज़ को देखना है तो वो टिका ही नहीं सकता, क्योंकि वायु के अंदर चंचल गुण है। वो बार-बार आइज़ का मूवमेंट करेगा। फिर है, अगर पित्त की अधिकता है तो देखो आँखों में ऑलरेडी आलोचक पित्त होता है और ऊपर से पित्त और अधिक बढ़ रहा है, तो उसकी आँखों में नो डाउट बर्निंग होगी। बर्निंग होगी तो वो कोई भी उष्ण चीज़ की तरफ नहीं देख पाएगा। तो दीप की ज्योति देखने में असमर्थ, वो देख ही नहीं पाएगा। जलते हुए पीतल, क्योंकि आँखों में बर्निंग इतनी होगी तो वो कोई भी उष्ण है या गर्म वस्तु है उसकी तरफ देख नहीं सकता। जैसे आग की तरफ वो नहीं देख सकता, जैसे ही वो आग के पास हम उसे खड़ा करेंगे तो क्या होगा? उसकी आँखों में बर्निंग और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि उससे उष्णता बढ़ जाएगी आँखों के अंदर। फिर है, अगर कफ रोग से अगर नेत्र कुपित हैं या व्यक्ति कुपित है तो उसके आँखों में कफ के द्रव गुण के कारण, कल भी मैंने आपको बताया था कि अभिष्यंती गुण कफ की वजह से मिलता है आँखों में, तो वहाँ पर क्या होता है? कफ का स्राव होता है। तो कफ के स्राव के कारण ही इन्होंने बोला है कि नेत्र कैसे दिखेंगे? जलपूर्ण, और जल वर्ड यहाँ पर कफ के लिए ही आया है, कफ से पूर्ण। ज्योतिहीन, कफ पूरी आँखों में ऐसे फैल जाएगा। कफ तो स्थिर गुण वाला होता है, चिपचिपा होता है, किसी चीज़ को ब्लॉक करने वाला होता है। तो अगर कफ पूरी आँखों को कवर कर लेगा तो वो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको देख नहीं पाएगा। देख नहीं पाएगा तो उसकी इमेज नहीं बनेगी, यानी कि उसको दिखना भी बंद हो सकता है। तो ज्योतिहीन हो जाएगा, और आँखें कैसी हो जाएँगी? उसकी स्निग्धता युक्त कफ का गुण होता है। तो ये वात पित्त कफ के अनुसार उसकी आँखों को हम पहचान सकते हैं। फिर है त्रिदोष। त्रिदोष में आँख कैसी भी मिल सकती हैं, श्याम वर्ण युक्त। तो इसमें तो आपको ऐसे है कि कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो आप वापस से इन्हीं दोष को रिपीट करके लिख सकते हो, तीनों को मिला के। तो त्रिदोष में उसकी आँखें लाल भी हो सकती हैं। तंद्रा व मोह युक्त हो सकता है उसकी आँखें खुले ही ना, आँखों में हमेशा नींद रहे कफ की वजह से, फटे हुए वायु की वजह से, श्याम वर्ण युक्त भी वायु की वजह से। तो तीनों दोष में तो किसी भी दोष के आधार पर लक्षण देखने को मिल सकते हैं। फिर है आकृति परीक्षा। इस परीक्षा द्वारा रोगी के स्थूल भावों की परीक्षा की जाती है। आकृति यानी कि पेशेंट हमें सामने दिखाई दे रहा है, उसके हाथ पूरे हैं कि नहीं, यानी कि दोनों हाथ हैं कि नहीं, दोनों पैर हैं कि नहीं, नाक सही है कि नहीं, आँख कान सही है कि नहीं, इन सब की परीक्षा करते हैं हम उसकी। उसका प्रमाण कैसा है, उसकी बॉडी का संघनन कैसा है, उसकी अस्थियाँ मजबूत हैं कि कमज़ोर हैं, इन सब की परीक्षा उसकी आकृति के द्वारा करते हैं। तो इस परीक्षा द्वारा रोगी के स्थूल भावों की, स्थूल भाव यानी कि जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, वो भाव होते हैं स्थूल भाव। तो रोगी का वर्ण, उसका कलर कैसा है, छाया, सार, संघनन, उसका सार कैसा है, संघनन कैसा है, शरीर का प्रमाण कितना है, लंबाई बहुत ज़्यादा है, कम है, कैसी है, बहुत ज़्यादा स्थूल है व्यक्ति या कृश है, इन सब की परीक्षा हम उसका देख करके या उसकी आकृति के द्वारा ही पता करते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है अष्ट स्थान परीक्षा का।